रिवाइज कीजिए 10.2.3 केमिकल्स एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को। कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स जैसे ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल्स और एंजाइम्स की कमर्शियल तथा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। आर यू एग्री विद दिस? यदि हाँ तो एग्जांपल्स बताइए। जी हाँ, कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स और एंजाइम्स के कमर्शियल तथा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। एसिड के प्रोड्यूसर की एग्जांपल्स हैं एस्परजिलस नाइगर फंगस जो कि सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। एसिटिक एसिड को एसिटोबैक्टर एसिटी जो कि एक बैक्टीरियम है प्रोड्यूस करता है। ब्यूटायरिक एसिड का प्रोड्यूसर क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम जो कि एक बैक्टीरिया है। और लैक्टिक एसिड का लैक्टोबैसिलस जो कि एक बैक्टीरियम है से प्राप्त होता है। चलिए 3 एसिड प्रोड्यूसर बैक्टीरिया और एक फंगस का ये साथ में इसके प्रोडक्ट के नाम भी बताइए। जी हाँ, एसिड प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल्स में 3 बैक्टीरियम एसिटोबैक्टर एसिटी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम, लैक्टोबैसिलस है। एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड को, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम ब्यूटायरिक एसिड को और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। बताइए एस्परजिलस नाइगर जो कि एक फंगस है किस एसिड को प्रोड्यूस करता है? जी हाँ, एस्परजिलस नाइगर फंगस सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, एस्परजिलस नाइगर फंगस सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, एस्परजिलस नाइगर फंगस सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। चलिए एसिटिक एसिड प्रोड्यूसर एक बैक्टीरिया का नाम बताइए। जी हाँ, एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया है। जी हाँ, एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया है। जी हाँ, एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया है। ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। जी हाँ, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम ब्यूटायरिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया है। जी हाँ, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम ब्यूटायरिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया है। जी हाँ, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम ब्यूटायरिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया है। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया है। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया है। इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए एक माइक्रोब्स का नाम बताइए। जी हाँ, इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ईस्ट यानी कि सेक्रोमाइसिस सेरेविसियाई का यूज़ होता है। जी हाँ, इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ईस्ट यानी कि सेक्रोमाइसिस सेरेविसियाई का यूज़ होता है। जी हाँ, इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ईस्ट यानी कि सेक्रोमाइसिस सेरेविसियाई का यूज़ होता है।
क्या माइक्रोब्स का यूज एंजाइम के प्रोडक्शन में भी करते हैं? जी हाँ, माइक्रोब्स का यूज एंजाइम के प्रोडक्शन में भी करते हैं। एक ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जिसका यूज डिटर्जेंट बनाने में और लॉन्ड्री में कपड़ों से ऑयली स्टेन हटाने के लिए यूज करते हैं। जी हाँ, लाइपेजेस वह एंजाइम है जिसका यूज डिटर्जेंट बनाने में और लॉन्ड्री में कपड़े से ऑयली स्टेन हटाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, लाइपेजेस वह एंजाइम है जिसका यूज डिटर्जेंट बनाने में और लॉन्ड्री में कपड़े से ऑयली स्टेन हटाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, लाइपेजेस वह एंजाइम है जिसका यूज डिटर्जेंट बनाने में और लॉन्ड्री में कपड़े से ऑयली स्टेन हटाने के लिए किया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट से खरीद कर जो फ्रूट जूस की बोतल लाते हैं उसका जूस घर में बने जूस की तुलना में अधिक क्लियर दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? जी हाँ, मार्केट से खरीद कर लाए गए फ्रूट जूस की बोतल घर में बनाए गए जूस की तुलना में अधिक क्लियर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बोतल जूस को पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस के प्रयोग से साफ किया जाता है। जी हाँ, पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस के प्रयोग से साफ किया जाता है। जी हाँ, पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस के प्रयोग से साफ किया जाता है। जी हाँ, पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस के प्रयोग से साफ किया जाता है। जी हाँ, स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रोडक्शन किस बैक्टीरियम द्वारा किया जाता है? और साथ में स्ट्रेप्टोकाइनेज का एक यूज बताइए। जी हाँ, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रोडक्शन किया जाता है। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मॉडिफाई कर मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब लीडिंग टू हार्ट अटैक वाले पेशेंट की ब्लड वेसल्स से क्लॉट रिमूव करने में अर्थात क्लॉट बूस्टर की तरह प्रयोग करते हैं। जी हाँ, स्ट्रेप्टोकाइनेज को बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मॉडिफाई कर मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि लीडिंग टू हार्ट अटैक वाले पेशेंट की ब्लड वेसल से क्लॉट रिमूव करने में अर्थात ब्लड बूस्टर की तरह प्रयोग किया जाता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोएस्पोरिन ए किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है? और इस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोएस्पोरिन ए का यूज कहाँ किया जाता है? जी हाँ, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोएस्पोरिन ए जो कि फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम द्वारा जी हाँ, ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम जी हाँ, ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम जी हाँ, ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम जी हाँ, ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। इसका यूज पेशेंट के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह करते हैं। जी हाँ, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोएस्पोरिन ए का यूज पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह करते हैं। जी हाँ, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोएस्पोरिन ए का यूज पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह करते हैं। जी हाँ, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोएस्पोरिन ए का यूज पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय
इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह करते हैं, जो कि फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है। जी हाँ, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोएस्पोरिन ए का प्रोडक्शन ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम द्वारा किया जाता है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोएस्पोरिन ए का प्रोडक्शन ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम द्वारा किया जाता है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोएस्पोरिन ए का प्रोडक्शन ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम द्वारा किया जाता है। बताइए एस्टैटिन को किस ईस्ट से प्राप्त किया जाता है और इसका यूज क्या है? जी हाँ, एस्टैटिन को मोनास्कस परप्यूरियस नामक ईस्ट से प्राप्त करते हैं। इसका यूज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। जी हाँ, एस्टैटिन को मोनास्कस परप्यूरियस नामक ईस्ट से प्राप्त करते हैं। इसका यूज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। जी हाँ, एस्टैटिन को मोनास्कस परप्यूरियस नामक ईस्ट से प्राप्त करते हैं। इसका यूज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। जी हाँ, एस्टैटिन को मोनास्कस परप्यूरियस नामक ईस्ट से प्राप्त करते हैं। इसका यूज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। 10.3 माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट को रिवाइज करके बताइए, इसमें क्या बताया गया है? हम जानते हैं कि प्रतिदिन शहरों और कस्बों से भारी मात्रा में वेस्ट वाटर जेनरेट होता है। इस वेस्ट वाटर का मेजर कंपोनेंट ह्यूमन एक्सक्रीटा है। इस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को सीवेज भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स पाए जाते हैं। क्या इन माइक्रोब्स में अधिकतर माइक्रोब्स पैथोजेनिक होते हैं? जी हाँ, हम जानते हैं कि प्रतिदिन शहरों और कस्बों से भारी मात्रा में वेस्ट वाटर जेनरेट होता है। इस वेस्ट वाटर का मेजर कंपोनेंट ह्यूमन एक्सक्रीटा है। इस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को सीवेज भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर माइक्रोब्स पैथोजेनिक होते हैं। जी हाँ, हम जानते हैं कि प्रतिदिन शहरों और कस्बों से भारी मात्रा में वेस्ट वाटर जेनरेट होता है। इस वेस्ट वाटर का मेजर कंपोनेंट ह्यूमन एक्सक्रीटा है। इस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को सीवेज भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर माइक्रोब्स पैथोजेनिक होते हैं। आपको आश्चर्य होता होगा कि सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर की इतनी अधिक मात्रा को प्रत्येक दिन कहाँ डिस्पोज करते हैं। तो घबराइए मत, इसे नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे रिवर और स्ट्रीम्स में डायरेक्ट डिस्पोज नहीं किया जा सकता। आप इसका कारण समझ सकते हैं। डिस्पोजल के पहले सीवेज की गंदगी को कम करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी कि एसटीपीज, जी हाँ, एसटीपीज में ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए एसटीपीज का फुल फॉर्म बताइए। जी हाँ, एसटीपीज मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। जी हाँ, एसटीपीज मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स।
बताइए, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर किस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? जी हाँ, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट सीवेज में नेचुरली उपस्थित हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स द्वारा किया जाता है। जी हाँ, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट सीवेज में नेचुरली उपस्थित हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स द्वारा किया जाता है। जी हाँ, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट सीवेज में नेचुरली उपस्थित हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स द्वारा किया जाता है। यह ट्रीटमेंट कितने स्टेजेस में किया जाता है? जी हाँ, यह ट्रीटमेंट दो स्टेज में किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बताइए, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? बताइए, ट्रीटमेंट के किस स्टेज में बेसिकली सीवेज से फिजिकली छोटे बड़े पार्टिकल्स का फिल्ट्रेशन तथा सेडिमेंटेशन किया जाता है? जी हाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट बेसिकली सीवेज से फिजिकली छोटे बड़े पार्टिकल्स का फिल्ट्रेशन तथा सेडिमेंटेशन किया जाता है। ये कई स्टेज में अलग अलग होता है। इस स्टेज में शुरुआत में फ्लोटिंग डेबरिस को सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन द्वारा रिमूव करते हैं। इसके बाद ग्रिट यानी कि शैल के छोटे पेबल्स को सेडिमेंटेशन द्वारा रिमूव करते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट का वह स्टेप है जिसमें बेसिकली सीवेज से छोटे छोटे पार्टिकल्स का फिल्ट्रेशन तथा सेडिमेंटेशन किया जाता है। इन्हें कई स्टेजेस में अलग अलग किया जाता है। शुरुआत में फ्लोटिंग डेबरिस को सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन द्वारा रिमूव करते हैं। इसके बाद ग्रिट यानी कि सॉइल और छोटे पेबल्स को सेडिमेंटेशन द्वारा रिमूव करते हैं। प्राइमरी स्लड्ज किसको कहते हैं? जी हाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली सीवेज से फिजिकली बड़े छोटे पार्टिकल्स का फिल्ट्रेशन तथा सेडिमेंटेशन किया जाता है। इन्हें कई स्टेजेस में अलग किया जाता है। शुरुआत में फ्लोटिंग डेबरिस को सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन द्वारा रिमूव करते हैं। इसके बाद ग्रिट यानी कि सॉइल और छोटे पेबल्स को सेडिमेंटेशन द्वारा रिमूव करते हैं। सभी सॉलिड जो नीचे बैठ जाते हैं उन्हें प्राइमरी स्लड्स कहते हैं और ऊपर यानी कि सुपरनेंट इफ्लुएंट बचता है। बताइए, किस टैंक से इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है? जी हाँ, प्राइमरी सेटिंग टैंक से इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। जी हाँ, प्राइमरी सेटिंग टैंक से इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। जी हाँ, प्राइमरी सेटिंग टैंक से इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। रिवाइज करके बताइए कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या बताया गया है। प्राइमरी इफ्लुएंट को कहाँ पास करते हैं, जहाँ इसे लगातार मैकेनिकली हिलाया जाता है तथा एयर को पंप किया जाता है।
जी हाँ, प्राइमरी इफ्लुएंट को बड़े से एरेशन टैंक से पास कराते हैं, जहाँ इसे लगातार मैकेनिकली हिलाया जाता है तथा एयर को पंप किया जाता है। जी हाँ, प्राइमरी इफ्लुएंट को बड़े से एरेशन टैंक से पास कराते हैं, जहाँ इसे लगातार मैकेनिकली हिलाया जाता है तथा एयर को पंप किया जाता है। बताइए इससे क्या होता है? साथ में 10.6 सेकेंडरी ट्रीटमेंट को देख लीजिए फिगर में। यहाँ प्राइमरी इफ्लुएंट को बड़े से एरेशन टैंक से पास कराते हैं, जहाँ इसे लगातार मैकेनिकली हिलाया जाता है तथा एयर को पंप किया जाता है। ये यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स की विग्रस ग्रोथ को अलाउ करता है। बैक्टीरिया के मास फिलामेंटस फंजाई के साथ एसोसिएट होकर मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे फ्लॉक्स कहते हैं। बताइए फ्लॉक्स किसे कहते हैं? जी हाँ, प्राइमरी इफ्लुएंट को बड़े से एरेशन टैंक से पास कराते हैं, जहाँ इसे लगातार मैकेनिकली हिलाया जाता है तथा एयर को पंप किया जाता है। ये यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स की विगरस ग्रोथ को अलाउ करता है। बैक्टीरिया के मास फिलामेंटस फंजाई के साथ एसोसिएट होकर मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी मेश लाइक स्ट्रक्चर को फ्लॉक्स कहते हैं। जी हाँ, बैक्टीरिया के मास फिलामेंटस फंजाई के साथ एसोसिएट होकर मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी मेश लाइक स्ट्रक्चर को फ्लॉक्स कहते हैं। जी हाँ, बैक्टीरिया के मास फिलामेंटस फंजाई के साथ एसोसिएट होकर मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी मेश लाइक स्ट्रक्चर को फ्लॉक्स कहते हैं। क्या ग्रोथ के समय ये बैक्टीरिया इफ्लुएंट में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर का मेजर पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं? क्या ये इफ्लुएंट में बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा को सिग्निफिकेंटली कम कर देते हैं? जी हाँ, ग्रोथ के समय ये बैक्टीरिया इफ्लुएंट में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर का मेजर पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं। ये इफ्लुएंट में बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा को सिग्निफिकेंटली कम कर देते हैं। बीओडी किसको कहते हैं? जी हाँ, बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को कहते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा 1 लीटर जल में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में कंज्यूम होती है। जी हाँ, बीओडी ऑक्सीजन की उस अमाउंट को कहते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा 1 लीटर जल में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में कंज्यूम होती है। जी हाँ, बीओडी ऑक्सीजन की उस अमाउंट को कहते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा 1 लीटर जल में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में कंज्यूम होती है। जी हाँ, बीओडी ऑक्सीजन की उस अमाउंट को कहते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा 1 लीटर जल में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में कंज्यूम होती है। क्या सीवेज वाटर को तब तक ट्रीटमेंट कराते हैं जब तक बीओडी काफ़ी कम ना हो जाए? जी हाँ, सीवेज वाटर का तब तक ट्रीटमेंट कराते हैं जब तक बीओडी काफ़ी कम ना हो जाए। ध्यान से सुनिए, सीवेज वाटर का तब तक ट्रीटमेंट कराते हैं जब तक बीओडी काफ़ी कम ना हो जाए। बताइए बीओडी टेस्ट किसको दर्शाता है?
जी हाँ, बीओडी टेस्ट वाटर एक सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑक्सीजन के अपटेक की रेट को दर्शाता है। जी हाँ, बीओडी टेस्ट वाटर के एक सैंपल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑक्सीजन के अपटेक की रेट को दर्शाता है। क्या इनडायरेक्टली बीओडी जल में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करता है? जी हाँ, इनडायरेक्टली बीओडी जल में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करता है। ध्यान से सुनिए, बीओडी इनडायरेक्टली, जी हाँ, इनडायरेक्टली जल में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करता है। क्या वेस्ट वाटर में बीओडी जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक उसकी पॉल्यूटिंग क्षमता होगी? जी, ध्यान से सुनिए, वेस्ट वाटर में बीओडी जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक उसकी पॉल्यूटिंग क्षमता होगी। जी हाँ, वेस्ट वाटर में बीओडी जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक उसकी पॉल्यूटिंग क्षमता होगी। जब सीवेज या वेस्ट वाटर में बीओडी की मात्रा काफ़ी कम हो जाए तो इफ्लुएंट को किस में पास करवा देते हैं, जहां बैक्टीरियल फ्लॉक्स को नीचे बैठने के लिए अलाउ कर देते हैं। जी हाँ, जब सीवेज या वेस्ट वाटर में बीओडी की मात्रा काफ़ी कम हो जाए तो इफ्लुएंट को, जी हाँ, ध्यान से सुनिए, इफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में पास करवा दिया जाता है, जहाँ बैक्टीरियल फ्लॉक्स को नीचे बैठने के लिए अलाउ कर दिया जाता है और इस सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लड्स कहा जाता है। बताइए, एक्टिवेटेड स्लड्स किसको कहा जाता है? जी हाँ, जब सीवेज या वेस्ट वाटर में बीओडी की मात्रा काफ़ी कम हो जाए तो इफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में पास करवा देते हैं, जहाँ बैक्टीरियल फ्लॉक्स को नीचे बैठने के लिए अलाउ कर देते हैं। इस सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लड्स कहते हैं। जी हाँ, जब सीवेज या वेस्ट वाटर में बीओडी की मात्रा काफ़ी कम हो जाए तो इफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में पास करवा देते हैं, जहाँ बैक्टीरियल फ्लॉक्स को नीचे बैठने के लिए अलाउ कर देते हैं। इस सेडिमेंट को एक्टिवेटेड स्लड्स कहते हैं। एक्टिवेटेड स्लड्स के कुछ पार्ट को वापस किसमें डाल देते हैं और यह किस तरह कार्य करता है? जी हाँ, एक्टिवेटेड स्लड्स के कुछ पार्ट को वापस एरेशन टैंक में डाल देते हैं, जो इनोकुलम की तरह कार्य करता है। ध्यान से सुनिए, एक्टिवेटेड स्लड्स के कुछ पार्ट को वापस एरेशन टैंक में डाल देते हैं, जो इनोकुलम की तरह कार्य करता है। स्लड्स का बचा हुआ पार्ट एक बड़े टैंक में डाल देते हैं। इस बड़े टैंक को एरोबिक स्लड्स डाइजेस्टर कहते हैं। ध्यान से सुनिए, स्लड्स का बचा हुआ पार्ट एक बड़े टैंक में डाल देते हैं, जिसे एनएरोबिक स्लड्स डाइजेस्टर कहते हैं। इस एनएरोबिक स्लड्स डाइजेस्टर में दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया एनएरोबिकली ग्रो कर स्लड्स में उपस्थित बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट कर देते हैं। जी हाँ, इस डाइजेशन के समय बैक्टीरिया गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे, जी हाँ, एनएरोबिक स्लड्स डाइजेस्टर में बैक्टीरिया एनएरोबिकली ग्रो कर स्लड्स में उपस्थित बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेशन के समय बैक्टीरिया गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे
मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुनिए, एनएरोबिक स्लड्स डाइजेस्टर में बैक्टीरिया एनएरोबिकली ग्रो कर स्लड्स में उपस्थित बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेशन के समय बैक्टीरिया गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस बायोगैसेस बनाती हैं और इनफ्लेमेबल होने के कारण इसे एनर्जी के सोर्स की तरह भी यूज किया जाता है। किस ट्रीटमेंट के इफ्लुएंट को जनरली नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स और स्ट्रीम्स में रिलीज कर दिया जाता है? जी हाँ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के इफ्लुएंट को जनरली नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स और स्ट्रीम्स में रिलीज कर दिया जाता है। ऐसे प्लांट का एरियल व्यू फिगर 10.7 में दिखाया गया है, देख लीजिए इसे। आप एप्रिसिएट करेंगे कि किस प्रकार माइक्रोब्स प्रतिदिन विश्व भर में लाखों करोड़ों गैलन वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। सदियों से संसार के लगभग सभी भागों में इस मेथडोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। अब तक सीवेज के माइक्रोबियल ट्रीटमेंट के सामने कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी रह नहीं पाई है। आप जानते हैं कि बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण पहले की तुलना में सीवेज अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि इतनी अधिक मात्रा को ट्रीट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बढ़ाए गए हैं। इसलिए अनट्रीटेड सीवेज डायरेक्ट रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप पोल्यूशन और वाटर बॉर्न डिजीज बढ़ जाती है। देश की मेजर रिवर्स को पोल्यूशन से बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन और यमुना एक्शन प्लान शुरू किया है। बताइए, देश की मेजर रिवर्स को पोल्यूशन से बचाने के लिए किसने गंगा एक्शन और यमुना एक्शन प्लान शुरू किए हैं? जी हाँ, देश की मेजर रिवर्स को पोल्यूशन से बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन और यमुना एक्शन प्लान शुरू किया है। जी हाँ, देश की मेजर रिवर्स को पोल्यूशन से बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन और यमुना एक्शन प्लान शुरू किया है। इस प्लान के तहत ये प्रस्ताव किया गया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अधिक संख्या में बनाए जाए, ताकि सिर्फ ट्रीटेड सीवेज ही रिवर में डाला जाए। तुम्हारे लिए किसी नज़दीक स्थान पर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को विजिट करना एक इंटरेस्टिंग और एजुकेटिंग एक्सपीरियंस होगा।